बच्चों आज हम लोग 2009 में ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा के क्वेश्चन बैंक को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे और इस 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जो महत्वपूर्ण कहेंगे कि ये महत्वपूर्ण है उसको VVI करते चले जाएंगे, जो महत्वपूर्ण बात बताए उसको नोट भी करते हुए चले जाना है। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो आज सामान्य ज्ञान में जो हम पहला प्रश्न देख रहे हैं वह आपको प्राग देश की राजधानी के बारे में चर्चा होगी। तो आइए हम लोग जानते हैं प्राग देश की राजधानी है, अर्थात प्राग देश की राजधानी कहाँ है। तो प्राग देश की जो राजधानी है वो आपको है चेक गणराज्य। कहाँ है? चेक गणराज्य। चेक गणराज्य। प्राग देश की राजधानी कहाँ है? चेक गणराज्य। आपका पहला प्रश्न है कि प्राग किस देश की राजधानी है। प्रश्न क्या है? प्राग किस देश की राजधानी है। तो प्राग जो है आपको यह एक देश का नाम है और ये चेक गणराज्य जो है यह एक राजधानी का नाम है। बात समझ में आ रहा है ना? प्राग क्या चीज का नाम है? एक देश का नाम है। प्राग जो है वह एक देश का नाम है और चेक गणराज्य जो है उसके राजधानी का नाम है। तो अब बताइए कि प्राग देश की राजधानी कहाँ है? चेक गणराज्य। कहाँ है? चेक गणराज्य है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, भूमि पर, कहाँ पर? भूमि पर उपलब्ध जल में खारे पानी की मात्रा है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके धरती पर जो जल उपलब्ध है, आपके धरती पर जो जल दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको जल कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है बताइए? धरती पर, धरती पर की बात हो रही है। आप कहाँ कहाँ देखते हैं बताइए? नदी में देखते हैं, तालाब में देखते हैं, जिसको आप पोखड़ा कहते हैं, कुआं में देखते हैं। आप बात समझ में आ रहा है? तो कुआं को ज्यादा लेकर के नहीं चल सकते हम लोग कुआं को, क्योंकि कुआं से तो अंदर का पानी आता है ना। तो आप जो ऊपर में देखते हैं, जिसमें आप प्रवेश भी करते हैं, नहाते हैं, सुनाते हैं, कोई काम करते हैं, ठीक है। तो नदी तालाब को लेकर के चलिए या समुद्र को लेकर के चलिए। समुद्र में कुछ देश में जैसे मुंबई वगैरह जाते हैं लोग तो समुद्र में नहाता है कि नहीं, उफान में नहाता है कि नहीं, सीरियल सब में देखे होइएगा, मूवी सब में देखे होइएगा। तो कहता है कि धरती पर जो जल उपलब्ध है उस जल में नमक की मात्रा कितनी है। खारा का मतलब होता है नमक। प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि भूमि पर उपलब्ध जल में खारे पानी की मात्रा है। खारा मतलब होता है नमकीन। खारा मतलब नमकीन। खारा मतलब नमकीन, यानी कि नमकीन पानी की मात्रा कितनी है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? यह प्रश्न पीछे क्लास में भी हुआ था और आज भी आया है, इसलिए प्रश्न को VVI लेकर के चलिए। तो प्रश्न पहले समझ लीजिए, फिर आप लोग VVI जरूर लिखिएगा इस प्रश्न पर कि धरती पर जितना भी पानी उपलब्ध है उसमें कितना प्रतिशत है जो नमकीन है, मतलब पीने लायक नहीं है। नमकीन पानी आप पीते हैं? नहीं। दिल्ली में चले जाइए, यमुना का पानी आता है सबके घर में, और वो पानी आप ट्राई करिएगा, पी करके देखिएगा कैसा लगेगा, नमकीन। तो नमकीन पानी आप लोग पीते हैं? नहीं पीते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि आप कौन सा पानी पीते हैं, आप मीठा पानी पीते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए याद रखिएगा कि धरती पर जितना भी पानी उपलब्ध है उसमें 97%, मतलब 100 में 97% जो है वो नमकीन है, नमक से भरा हुआ है, नमक उसमें मिला हुआ है, या उसको हम लवणीय भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो बताइए कि भूमि पर उपलब्ध जल में खारे पानी की मात्रा यानी कि नमकीन पानी की मात्रा कितनी है? 97%। कितनी है? 97%। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए कि धरती पर उपलब्ध जितने भी पानी है उसमें नमकीन पानी कितना है, 97%। और खारे पानी अगर पूछ दे तब फिर भी 97%। तो अगर आपसे पूछ दे तो फिर बताइए कि धरती पर मीठा पानी कितना है? 20%। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब कि 100 में से 97 घट गया तो 3 ना बचा। क्लियर है? चले आगे। तो एक बता दीजिए कि पराग क्या है? पराग एक देश है। पराग जो है वह एक देश है और उसकी राजधानी कहाँ है? चेक गणराज्य। कहाँ है? चेक गणराज्य। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, वर्ष का वह समय जब दिन और रात की लंबाई में अंतर अधिकतम होता है। कहने का मतलब पूरे साल में ऐसा कौन सा दिन है, ऐसा कौन सा दिन है कि जब दिन और रात की लंबाई में अधिकतम अंतर, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंट होता है। आप ऐसा सुने होंगे कि दिन उस दिन बहुत बड़ा होता है, तो जब दिन बड़ा होगा तो रात छोटा होगा, इसलिए सबसे बड़ा दिन कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? तो वही दिन, जब दिन बड़ा होगा तो रात छोटा, तो जब ये रात छोटा और दिन बड़ा हो गया इसका मतलब दोनों में क्या हो गया? अंतर हो गया ना। क्या हो गया? अंतर। तो प्रश्न वही कर रहा है कि साल का वह कौन सा समय है जब दिन और रात्रि की लंबाई, इस दोनों में अंतर अधिकतम होता है। तो देखिए उसको क्या, वो जो समय है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अयनांत हो जाएगा।
अब यहाँ पर एक दो प्रश्न और सीख लीजिए आप लोग। देखिए ये जो पूरा जो धरती आप देख रहे हैं उसके दो ध्रुव है, एक है उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव पर यदि बात करें कि सबसे बड़ा दिन कब होता है तो याद रखिएगा कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। वहीं अगर दक्षिणी गोलार्ध पर हम बात करें या दक्षिणी ध्रुव पर बात करें हम लोग तो 22 दिसंबर को आपको सबसे बड़ा दिन होता है। हम बता दिए पहले ही कि दिन जब बड़ा होगा तो रात छोटा होगा। तो वही बात यहाँ पर पूछ रहा था कि दिन और रात में जो अंतर होता है, अधिकतम अंतर जो होता है वह आपको मतलब कि कब देखने को मिलता है। तो इसका आंसर है आपको अयानांत दिया हुआ। और ये भी याद रखिएगा कि उत्तरी ध्रुव पर सबसे लंबा दिन कब होता है 21 जून को, और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे लंबा दिन कब होता है 22 दिसंबर को। धरती कितने ध्रुव में बटा हुआ है? 2 ध्रुव में। कौन कौन सा ध्रुव है? बिल्कुल। तो वर्ष का वह समय जब दिन और रात की लंबाई में अंतर अधिकतम होता है वह अयानांत कहलाता है। क्या कहलाता है? अयानांत के समय में दिन और रात का समय जो है इस दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। अगला प्रश्न आपका है, हरिकेन के नाम इस अक्षर से शुरू नहीं होते हैं, ठीक है ना। देखिए हरिकेन के बारे में पहले समझ लीजिए कि ये क्या है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए हरिकेन जो है एक चक्रवात का नाम है जिसको आम भाषा में गांव घर में बोलता है बिर्रो उठ गया है। जब हवा देखिएगा बड़ी तेजी से उठता है और हवा एकदम गोल गोल नाच करता रहता है। हवा कैसे नाचती है? गोल गोल। तो लोग कहता है कि बिर्रो उठ गया है, जिसको चक्रवात हम लोग कहते हैं। तो याद रखिएगा, तो ये हरिकेन के नाम से हरिकेन के नाम किस अक्षर से शुरू नहीं होते हैं? तो देखिए यहाँ नहीं वाला को तो याद ही नहीं करना है, ठीक है। वैसे शुरू नहीं होते हैं, किससे नहीं होते हैं? तो यू से शुरू नहीं होते हैं। जबकि शुरू क्या क्या चीज़ से होता है? तो देखिए भी से शुरू होता है, डब्ल्यू से शुरू होता है और टी से शुरू होता है। लेकिन आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि किससे शुरू नहीं होता है? तो शुरू किससे नहीं होता है? तो यू से शुरू नहीं होता है। होता किस किस से शुरू है? तो टी से, भी से और डब्ल्यू से। बोलिए टी भी डब्ल्यू, टी भी डब्ल्यू। टी भी डब्ल्यू से किसका नाम शुरू होता है? हरिकेन का। टी भी डब्ल्यू से किसका नाम शुरू होता है? हरिकेन का। और किस से शुरू नहीं होता है? यू से शुरू। किसका नाम, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हरिकेन क्या है? चक्रवात है। हरिकेन क्या है? चक्रवात है। विश्व की सबसे लंबी नदी की चर्चा हो रही है। देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी, प्रश्न को पहले भी कर लीजिए आप लोग, है ना। विश्व की सबसे लंबी नदी किस देश में है? तो देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी जो है यह आपको अफ्रीका देश में है। कहाँ पर है? अफ्रीका देश में है। और ये याद रखिएगा कि अफ्रीका देश में जो नदी है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ी नदी है। और उस नदी का नाम क्या है यदि ये पूछ दे तो याद रखिएगा उस नदी का नाम नील नदी है। कौन सा नदी है? नील नदी। तो बताइए कि विश्व के सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नील नदी है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे चौड़ी नदी का नाम क्या है, तब क्या कहेगा? अमेजन कहेगा। क्या कहेगा? अमेजन। अगर भारत में सबसे लंबी नदी कहेगा तो क्या कहेगा? गंगा। और भारत में अगर सबसे चौड़ा कहेगा तो ब्रह्मपुत्र। क्या होगा? चलिए अगला प्रश्न है, शब्द ऑक्टेन इसके प्रसंग में प्रयुक्त होता है। मतलब ऑक्टेन शब्द का प्रयोग हम लोग किसके प्रसंग में करते हैं? तो पेट्रोल के संबंध में। किसके संबंध में? पेट्रोल। ऑक्टेन शब्द जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो पेट्रोल से। ऑक्टेन शब्द किससे जुड़ा हुआ है? पेट्रोल से। इसको याद रखिएगा। रियाल जो है वह कहाँ की मुद्रा है, यानी कि किस देश की मुद्रा है, ठीक है। तो रियाल जो है ना आपको ही पता होगा, रियाल आपको ब्राजील देश की मुद्रा है। रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? ब्राजील देश की मुद्रा है। बात समझ रहे हैं ना? रियाल किस देश की मुद्रा है? ब्राजील देश की मुद्रा है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस दल के अंतिम अध्यक्ष जिसका उपनाम गांधी था, कांग्रेस दल का, कांग्रेस जो टीम बना था 1885 ईस्वी में, तो कांग्रेस दल के अंतिम अध्यक्ष का जो नाम था वो आपको केसरी था। क्या नाम था? केसरी। और इस केसरी का उपनाम जो है सो आपको गांधी है, ये भी याद रखिएगा, है ना। जिसका उपनाम करा है कि नहीं था, एक मिनट प्रश्न समझिएगा। कांग्रेस दल के अंतिम अध्यक्ष जिनका उपनाम गांधी नहीं था, तो देखिए गांधी किसका उपनाम था? तो राव का नाम जो है आपको था, बरुआ का था और रेड्डी का भी था। जबकि केसरी का नाम, केसरी जो था ना, केसरी, उसका उपनाम गांधी नहीं था। ये भी आप याद रखिएगा। बात समझ में आ रहा है ना? कांग्रेस दल के अंतिम अध्यक्ष जिसका उपनाम गांधी नहीं था, तो राव, रेड्डी और बरुआ इस सब का उपनाम जो है सो गांधी था, जबकि केसरी का उपनाम गांधी नहीं था। अगला प्रश्न है कि गुजरात की राजधानी कहाँ है? किसकी राजधानी? देखिए गुजरात की जो राजधानी है वो आपको गांधीनगर है। कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि गुजरात के ऐसे कौन से नेता का जन्म वहां पर गुजरात में हुआ है जिनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि समता स्थल जो है, समता स्थल
इनका स्मारक है, यानी कि समता स्थल जो है वो किनका स्मारक है, तो याद रखिएगा जगजीवन राम का। किसका? जगजीवन राम का। जगजीवन राम का जो आपको स्मारक है उसको क्या नाम दिया गया है, तो समता स्थल। और राजीव गांधी के स्मारक को वीर भूमि। बात समझ में आ रहा है ना? और महात्मा गांधी के स्मारक को बताइए, राजघाट नाम है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्मारक को, तो चतरा भूमि, याद रखिएगा क्या है? चतरा भूमि। चलिए, तो बताइए कि समता स्थल जो है वो किनके स्मारक का नाम है? जगजीवन राम के। अगला प्रश्न है, ए ब्यूटीफुल माइंड। क्या है प्रश्न? ए ब्यूटीफुल माइंड एक फिल्म है। ए ब्यूटीफुल माइंड जो है एक फिल्म का नाम है, इनके जीवन पर आधारित है। यानी कि जैसे कि 1857 का विद्रोह मूवी अगर देखिएगा तो वह आपको भारत देश में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस पर आधारित है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखिएगा कारगिल युद्ध देखिएगा तो भारत में जो लड़ाई हुआ है उस पर आधारित है। गदर मूवी देखिएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो लड़ाई हुआ उस पर आधारित है। ठीक उसी तरह से कहता है कि एक मूवी का नाम है ए ब्यूटीफुल माइंड। क्या नाम है? और ए ब्यूटीफुल माइंड जो है वह एक फिल्म का नाम है। तो वह फिल्म किस पर आधारित है, तो यह फिल्म जो है जॉन फोवर्स नैश पर आधारित है। किस पर आधारित है? फिर से बोलिए। बिल्कुल, जॉन फोवर्स नैश पर आधारित है। ए ब्यूटीफुल माइंड जो है वो किसके जीवन पर आधारित है? जॉन फोवर्स नैश पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन गुरु है? प्रबंधन का अंग्रेजी होता है मैनेजमेंट, जो कि सबको पता होता है, जबकि मैनेजमेंट का हिंदी किसी को पता बहुत कम होता है, पता रहता है। तो प्रबंधन गुरु जो है वो आपको है कौन है, तो बफे है। कौन है? बफे बोलेगा, बफे नहीं, बफे। कौन है? ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन गुरु है, उनका नाम है आपको बफे। क्या नाम है? चलिए, अगला प्रश्न है कि सबसे वृहत महासागर, यानी कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो देखिए, सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। तो फटाफट से एक प्रश्न पीछे से बताइए आप लोग कि धरती पर जितना जल है उसमें कितना प्रतिशत मीठा पानी है? 3%। और खारा पानी कितना है? वेरी गुड। हाल ही में अंतिम यूएस राष्ट्रपति जिसने त्यागपत्र दिया है ना, तो उनका नाम है आपको निक्सन। लेकिन ये प्रश्न आप लोग को याद नहीं करना है, ये प्रश्न आप लोग काट दीजिएगा। ये प्रश्न अब अगले एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये घटना जो है वो 2009 का है। कब का है? 2009 का। काल्पनिक चरित्र मोगली, क्या लिखा हुआ है? हाँ, मोगली रचित किया गया था किसके द्वारा? तो मोगली जो है आपको किपलिंग के द्वारा रचित किया गया था। मोगलिंग जो है, मोगलिंग, वो किनके द्वारा रचा गया था? किपलिंग के द्वारा। चलिए, ध्यान दीजिए प्रश्न पर। काल्पनिक चरित्र, सबसे पहले समझिए यहाँ पर काल्पनिक चरित्र क्या हुआ। काल्पनिक का मतलब होता है जो मान लिया गया है, मन में सोचना। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे कि आप सोचते हैं मन में कि हम ये बनेंगे, एयरफोर्स बनेंगे, तो मन में क्या करते हैं? इसका मतलब कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। तो वही कर रहा है कि काल्पनिक चरित्र को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कैरेक्टर। मतलब जैसे कोई नाटक होता है, जैसे आप लोग 15 अगस्त में, 26 जनवरी में स्कूल में नाटक किए होंगे, तो उसमें कोई बिहार पुलिस का रोल निभाया होगा, तो बिहार पुलिस का कैरेक्टर लिया था। इसका मतलब अगर कोई जो है बूढ़ा का कैरेक्टर लिया होगा तो मतलब समझिए बूढ़ा का रोल निभाया था। तो चरित्र का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो काल्पनिक चरित्र लिया यानी कि रोल निभाया कौन? तो वह जो है आपको मोगली रचित, मोगली मतलब मोगली जो आप देखते होगा टीवी में, बच्चा सब जो देखता था, जिसमें जानवर सब रहता नहीं रहता है, मोगली वाला में भालू सब नहीं रहता है, सब जानवर सब रहता है मोगली वाला में। तो कहने का मतलब जो है मोगली बच्चा नहीं होता है, वो बचाता है, जंगली बच्चा। हाँ, तो वो काल्पनिक चरित्र जो है मोगली रचित किया गया था किनके द्वारा? तो मोगली जो रचा गया है वो आपको रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा। रूडयार्ड किपलिंग इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो उनका शॉर्ट नाम दे दिया है किपलिंग यानी कि रूडयार्ड किपलिंग जो है उनके द्वारा यह चरित्र रचा गया है। तो याद रखिएगा कौन सा चरित्र? तो मोगली। कौन सा? मोगली किनके द्वारा? किपलिंग के द्वारा। इसीलिए आप सीरियल में देखते रहते हैं कि मोगली वाला जो आता है ना, तो उसमें क्या सब रहता है? जंगल का रहता है, नहीं जंगल का, बाग बगीचा का, उसमें जो सो ये रहता है, वर्णन रहता है, जानवर सब रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पीनट कार्टून के चरित्र। देखिए फिर चरित्र वाला आ गया ना। चरित्र का मतलब होता है वही कैरेक्टर निभाना, रोल निभाना। तो पीनट कार्टून के चरित्र स्नूपी है। स्नूपी क्या है? मिला जुला के बस इतना ही बात है। पीनट कार्टून के चरित्र, कार्टून का नाम क्या है? पीनट। क्या नाम है? पीनट कार्टून के जो आपको कैरेक्टर निभाए हैं स्नूपी, क्या चीज़ का?
स्नूपी वो कौन है? तो स्नूपी एक कुत्ता है। स्नूपी क्या है? कुत्ता है। आपको हम जानकारी दे दें कि ये जो पीनट कार्टून आपको अपरिचित लगता होगा, तो ये इसलिए अपरिचित लग रहा है क्योंकि ये अमेरिका के मतलब टेलीविज़न पर यह जो है सो आपको दिखाई पड़ता है। अपने भारत में ये चीज़ नहीं चलता सीरियल, इसी वजह से सीरियल मतलब कार्टून ये कार्टून कहाँ पर चलता है? अमेरिका के टेलीविज़न पर ये आपको प्रसारित होता है, इसलिए अमेरिका वासी वाला है, तो हम लोग को पता तो उतना नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा कि पीनट कार्टून जो है उसमें आपको जो चरित्र निभाया गया है स्नूपी है। चरित्र जो निभाया है वो स्नूपी नाम का कोई व्यक्ति है। तो वो जो है आपको स्नूपी जो है वो कुत्ता का रोल लिया है। किसका रोल लिया है? कुत्ता का। अगला प्रश्न जो है वो एग्रोफोबिया से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, नहीं एग्रोफोबिया से नहीं है, ये आपको हाइड्रोफोबिया से जुड़ा हुआ ऐसा मुझे लगा, लेकिन एग्रोफोबिया और हाइड्रोफोबिया में डिफरेंट है। अगर हम चर्चा कर ही दिए हैं तो समझ लीजिए कि हाइड्रोफोबिया कुत्ता के काटने से होता है। बात समझ में आ रहा है? तो हमको लगा कि वही चीज़ है, लेकिन वो नहीं है। तो खैर एक क्वेश्चन तो आप सीख गए, गलती में ही सही एक क्वेश्चन सीख गए। आइए अगला है कि एग्राफोबिया लिखा हुआ, जिसको एग्रोफोबिया कर दीजिए। एग्रोफोबिया क्या होता है इसके बारे में हम आपको बड़ी विस्तार में आपको बताते हैं। ये प्रश्न जो है आपको इंटरमीडिएट में जब आप होम साइंस रखेंगे तो वहाँ पर देखने को मिलेगा। समझ लीजिए एग्रोफोबिया क्या है। अब जैसे पहली बार आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं या बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो आप जब रास्ते में जाएंगे कि आपको लगेगा कि वो जो व्यक्ति आ रहा है ना सामने से ट्रैक्टर वाला, वो कहीं हमको ही ना ठोक दे। बात समझ में आ रहा है? लगेगा कि वो जो 2-4 बच्चा जा रहा है ना, तो ऐसा ना हो कि साइकिल उसके हम शरीर पर ही चढ़ा दे, उसके देह पर ही हम चढ़ा दे। तो ऐसा आपके मन में क्या होता है? डर होता है। इसी डर को कहा है एग्रोफोबिया। क्या कहता है? एग्रोफोबिया होता है। तो कहने का मतलब ये कि एग्रोफोबिया होता है क्या? तो यह एक प्रकार का रोग है जो कि खुला स्थान से डर होता है। मतलब खुला स्थान है पूरा, लेकिन फिर भी वहां पर जाने में आपको क्या हो रहा है? डर हो रहा है। बात समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न है कि वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसका साक्षरता में प्रथम स्थान है? तो ये प्रश्न तो बहुत पुराना हो चुका है कि सबसे साक्षर राज्य, सबसे अधिक पढ़े लिखे कहाँ पर है? केरल में। सबसे अधिक पढ़े लिखे कहाँ पर है? केरल में। लेकिन दुख की बात है कि सबसे अधिक वृद्धाश्रम भी केरल में ही मौजूद है। सबसे अधिक अगर पढ़े लिखे वहाँ के लोग हैं तो उन लोग को ये पता नहीं है कि अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को जो है सो सेवा पानी करेगा। वो सेवा पानी नहीं करके क्या करता है? उसको वृद्धाश्रम में भेज देता है। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए, अगर आपसे पूछे वास्तविकता में वो साक्षर राज्य हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए। नहीं हुआ ना, लेकिन फिर भी उसका रेट जो है, शिक्षा का रेट जो है वहाँ पर ज़्यादा है। इसलिए याद रखिएगा कि सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग किस राज्य के हैं? और सबसे कम पढ़े लिखे राज्य कहाँ है? बिहार राज्य। बात समझ में आ रहा ना? तो याद रखिएगा कि वह भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता में प्रथम स्थान है वो आपको केरल है। कौन सा है? बताइए केरल की राजधानी कहाँ है? तो समझ में आया ना? सबसे पढ़े लिखा राज्य सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य बिहार की राजधानी और केरल की राजधानी। चलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी, बिहार की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया? किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो देखिए किसने कहा, किसने यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो बताइए कि पृथ्वी कहाँ पर घूमती है? सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसने कहा? किसने कहा? कोपरनिकस ने कहा। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है जॉर्ज आरवेल। क्या नाम है? जॉर्ज आरवेल अपने इस उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब ये है कि जॉर्ज आरवेल जो व्यक्ति है वो किस उपन्यास के लिए जाने जाते हैं? तो उपन्यास का नाम है एनिमल फार्म। क्या नाम है? एनिमल फार्म। जॉर्ज आरवेल नाम का जो व्यक्ति है वो किस उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है? एनिमल फार्म। एनिमल फार्म जो है एक उपन्यास है, एक नॉवेल है, और उसके लिए ही आपको जॉर्ज आरवेल क्या है? प्रसिद्ध है। बात समझ गए यहाँ तक? चलिए अगला प्रश्न है, ये उस पैनल के अध्यक्ष थे। कौन? ये उस पैनल के अध्यक्ष थे जिसने छात्र संघ के चुनाव के बारे में सिफारिशें की थी। तो उनका नाम जो है लिंगदो है। क्या नाम है? लिंगदो। ये उस पैनल के अध्यक्ष थे। पैनल का नाम यहाँ बताना है, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। चलिए ये एक व्यक्ति का नाम है, याद रखिएगा पैनल। ये उस पैनल के अध्यक्ष थे जिन्होंने छात्र संघ के चुनाव में है ना संस्तुति प्रस्तुत किया था, यानी कि सिफारिश किया था। सिफारिश को हिंदी में हम लोग संस्तुति कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्तुति। बिल्कुल। तो लिंगदोह नाम का जो व्यक्ति था ये आपको छात्र संघ के चुनाव के बारे में क्या किया था? सिफारिश किया था। बात समझ गए? चलिए इस प्रश्न को भी कर लीजिए सबसे पहले आप लोग। अगला प्रश्न है
कि निम्न में से किन्हें ग्लोबलाइजेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं जरा देखिएगा, वैश्वीकरण, क्या कहते हैं, वैश्वीकरण, है ना, किन्हें ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण से संबंधित लेखों के लेखक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि वैश्वीकरण एक लेख है और उस लेख के लेखक के रूप में जो जाने जाते हैं वो कौन है, तो थॉमस फ्रीडमैन। देखिए कुल मिला के ये प्रश्न आपको बस इतना पूछ रहा है आपसे कि ग्लोबलाइजेशन जो एक लेख है इसके लेखक कौन है, बताइएगा जरा। ग्लोबलाइजेशन जो एक लेख है इसके लेखक कौन है, थॉमस फ्रीडमैन है। अगर आपसे पूछे कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या है, तो आप बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन जो है वह एक लेख है। ग्लोबलाइजेशन जो है एक लेख है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन जो है एक लेख है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। और ये जो ग्लोबलाइजेशन जो है एक लेख है और उसके लेखक आपको थॉमस फ्रीडमैन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किन्हें सट्टा बाजार में, किस बाजार में, सट्टा बाजार में सबसे सफल निवेशक के रूप में जाना जाता है ना। सट्टा बाजार में किसे सफल निवेशक के रूप में जाना जाता है, तो वारन बफेट को। किसको, हाँ, किसे सट्टा बाजार में सबसे सफल निवेशक के रूप में जाना जाता है, तो वारन बफेट को। किन्हें सट्टा बाजार में सबसे सफल निवेशक के रूप में माना जाता है, तो आपको वारन बफेट को। इस प्रश्न को भी आप लोग भिविया करके रख लीजिए। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम चंद्रमा के लिए छोड़ा गया यान, यानी कि भारत पर सबसे पहले चंद्रमा के लिए जो यान छोड़ा गया उस यान का नाम पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि भारत का जो प्रथम चंद्रयान था उसका नाम है आपको चंद्रयान। क्या नाम है, चंद्रयान। भारत का प्रथम चंद्रमा के लिए छोड़ा गया अंतरिक्ष यान को क्या कहते हैं हम लोग, चंद्रयान कहते हैं। बात समझ गए ना, इसको भी मोस्ट विवाह कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही के वर्षों में पोषण विज्ञानियों ने गहरे रंग की चॉकलेट खाने की सलाह दी क्योंकि इसमें पॉलीफिनॉल होता है। क्या होता है, पॉलीफिनॉल। देखिए पोषण विज्ञानियों ने गहरे रंग के चॉकलेट में, किस चॉकलेट में, गहरे रंग के चॉकलेट में खाने की सलाह दी है। क्यों, क्योंकि इसमें पॉलीफिनॉल होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीफिनॉल। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में पोषण विज्ञानियों ने गहरे रंग के चॉकलेट खाने की सलाह क्यों दी है, तो कहिएगा कि इसमें पॉलीफिनॉल पाया जाता है। क्या पाया है, पॉलीफिनॉल। क्या पाया जाता है, पॉलीफिनॉल। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक को वन्य जीवन पर लिखी पुस्तकों के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, ऐसे कौन से लेखक हैं, है ना, जिनको वन्य जीवन पर लिखी हुई पुस्तक के लिए जाना जाता है, तो गेराल्ड ड्यूरेल। क्या नाम है, गेराल्ड ड्यूरेल है। देखिए ये जो गेराल्ड ड्यूरेल है यह एक लेखक है और ये लेखक जो है आपको वन्य जीवन पर मतलब वन में रहने वाले जितने भी जीव जंतु है ना उसके बारे में वह उस पुस्तक में लिखे हैं। तो याद रखिएगा कि किस लेखक को उनके वन जीवन पर लिखी पुस्तकों के लिए जाना जाता है, तो उनका नाम है गेराल्ड ड्यूरेल है। अगला प्रश्न है, ऐसे भारतीय टेस्ट क्रिकेटर कौन है जो तेज गेंदबाज हैं, जो तेज गेंद फेंकते हैं, तो उनका नाम है ईशांत शर्मा। क्या नाम है, ईशांत शर्मा। यानी कि यह जो है किनके लिए जाना जाता है, तो बॉल फेंकने के लिए। किसके लिए, बिल्कुल, इसको गेंदबाज कह सकते हैं हम लोग, बॉल फेंकने वाला बॉलर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बॉलर। ठीक है, तो ये भारतीय टेस्ट क्रिकेटर है, यानी कि यह जो है आपको टेस्ट क्रिकेट में तेज गेंद फेंकते थे, इसलिए फेमस हो गए। कौन, ईशांत शर्मा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, मतलब विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस शहर में है, तो याद रखिएगा जापान की राजधानी है और वो कौन सी है, तो टोक्यो। कौन सी राजधानी है, टोक्यो। तो बताइए कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस शहर में है, टोक्यो में। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस शहर में है, टोक्यो में है। इस प्रश्न को भी वीवीआई कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, वह अमेरिकी अंतरिक्ष यान वायुमंडल में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसको भी वीवीआई कीजिए। कहने का मतलब यह है कि ऐसा कौन सा अमेरिकी अंतरिक्ष यान था, मतलब अमेरिका देश का यान था वो, इसलिए इसको कहा गया अमेरिकी यान। तो अमेरिकी अंतरिक्ष यान जो कि वायुमंडल में जा रहा था, कहाँ पर जा रहा था, वायुमंडल, और वायुमंडल में ही वो दुर्घटनाग्रस्त भी यानी कि एक्सीडेंट भी हो गया। तो कोलंबिया यान था। कौन सा यान था, कोलंबिया यान जो था वह आपको वायुमंडल में प्रवेश ही कर रहा था, जा ही रहा था कि उसी दौरान वो जो है आपको दुर्घटनाग्रस्त हो गया। याद रखिएगा, कोलंबिया यान। मोस्ट विवाह कर लीजिए।
और कोलंबिया यान जो था वो किस देश का यान था? अमेरिका का। और यहाँ एक दो प्रश्न को आप लोग और याद रखिएगा, है ना। प्रश्न है कि यह जो है 2003 की ये घटना है। कब की घटना है? 2003 की ये घटना है। और इस यान में जो सबसे खास व्यक्ति थे उनका नाम था आपको कल्पना चावला, जो कि भारतीय मुल्क की थी, यानी कि भारत देश की थी। किस देश की थी? भारत देश की। उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी वो। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। 2003 में ये घटना हुआ है। कब हुआ है? 2003 में। और अगर आपसे पूछे कि कल्पना चावला जिस यान में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उस यान का क्या नाम था? कोलंबिया यान, है ना। कोलंबिया यान किस देश का यान था? अमेरिका का। वह यान कहाँ पर जा रहा था? अंतरिक्ष में जा रहा था। अगला प्रश्न है, मोनार्की जो है किस देश में है? मोनार्की आपको थाईलैंड में। कहाँ पर है? थाईलैंड में। मोनार्की किस देश में है? थाईलैंड में है। मोनार्की जो है किस देश में है? थाईलैंड में है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोनार्की क्या है। देखिए, मोनार्की जो है शासन की एक प्रणाली है, लेकिन यह शासन की कैसी प्रणाली है? तो राजतांत्रिक है। राजतांत्रिक है। ये राजाओं का शासन से संबंधित ये प्रणाली है। और यह जो है किस देश में लागू है? तो थाईलैंड में। कहाँ पर? थाईलैंड में। मोनार्की जो है शासन की एक प्रणाली है जो कि किस देश की है? थाईलैंड की है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए वर्ष 2008 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए वर्ष 2008 में उम्मीदवार का प्रथम नाम, उनका नाम जो है वो सारा है। क्या नाम है? सारा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए वर्ष 2008 में उम्मीदवार का जो प्रथम नाम था वह आपको, उनका नाम क्या था? बोलिए। सारा नाम था। देखिए, ये जो प्रश्न है आपके परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग कट कर देंगे, मतलब कि काट देंगे। ठीक है, ये प्रश्न याद नहीं करना है, ये प्रश्न में नहीं पूछा जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि जब चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था, तो बताइए कि भारत से जो है सो प्रथम अंतरिक्ष यान जो छोड़ा गया था चंद्रमा के लिए, उसका क्या नाम था? चंद्रयान नाम था। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न था आपका। तो कह रहा है कि जब चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान छोड़ा गया तब इसरो के अध्यक्ष कौन थे? किसके अध्यक्ष? इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था जी माधवन नायर। क्या नाम था? जी माधवन नायर। तो जब चंद्रमा पर जो चंद्रयान भेजा गया, पहला चंद्रयान, तो उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के अध्यक्ष जी माधवन राय थे, नायर थे। जी माधवन नायर थे। बात समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न है, यह एयरलाइन चर्चा की विषय थी क्योंकि इसने कई वायुयान परिचारिकाओं की सेवा समाप्त कर दी थी। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब हम लोग जानते हैं सबसे पहले परिचारिका का मतलब। परिचारिका का मतलब होता है होस्टेस, जिसको एयर होस्टेस भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? एयर होस्टेस। तो जब आप एरोप्लेन से कहीं यात्री करेंगे ना, तो लड़की लोग आपके पास आएगी पूछने के लिए वाटर या डिनर या कुछ भी अंग्रेजी में। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, परिचारिका का अंग्रेजी क्या होता है? हॉस्टेस होता है। ठीक है, तो यह एयरलाइन चर्चा की विषय थी क्योंकि इसने कई वायुयान, मतलब कई एरोप्लेन में जाकर के यह परिचारिकाओं के सेवा समाप्त कर दी थी। उनका नाम है, देखिए प्रश्न के कॉन्सेप्ट को जरा समझिए। यह जो है एयरलाइन चर्चा का विषय है, मतलब कौन सा एयरलाइन? एयरलाइन इंडिया का भी होता है ना, फ्रांस का भी, अमेरिका का भी, विभिन्न देशों का होता है। तो आपको बताना है इंडियन एयरलाइंस जो है यह आपको कई वायुयान परिचारिकाओं की सेवा को समाप्त कर दिया, यानी कि वो जो एयर होस्टेस सब काम करने वाली थी उसको क्या कर दी? तो नौकरी से निरस्त कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। इंडियन एयरलाइन कौन? इंडियन एयरलाइन जो है बहुत सारे एयर होस्टेस को नौकरी से हटा दिया। क्यों हटा दिया वो तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन पहले ये समझिए कि यह जो है यह ऐसा एयरलाइन है जो बहुत सारी परिचारिकाओं की सेवा को, नौकरी को खत्म कर दिया था, इसलिए विशेष चर्चा में रहा है। तो कौन सा एयरलाइन है? तो वो आपको इंडियन एयरलाइन है जो बहुत सारी परिचारिकाओं, बहुत सारे एयर होस्टेस को जो है नौकरी से निरस्त कर दिया, हटा दिया नौकरी से। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो जो एयरलाइन मोटी हो जाती थी, तगड़ी जो हो जाती थी, खा पी करके वजन जो ज़्यादा हो जाता था, वजन ज़्यादा हो जाने के कारण से उसको नौकरी पर से हटा दिया गया था। इसलिए याद रखिएगा कि इंडियन एयरलाइन की इस बात की ज़्यादा चर्चा है कि इंडियन एयरलाइन ऐसा कौन सा एयरलाइन है जो कि आपको बहुत सारी परिचारिकाओं की सेवा को समाप्त कर दिया था। तो याद रखिएगा वो इंडियन एयरलाइन एक ऐसा एयरलाइन है जो कि बहुत सारी परिचारिकाओं के अधिक वजन हो जाने के कारण से उसको नौकरी पर से हटा दिया गया। बात समझ में कुछ आया कि नहीं आया? चलिए, अगला प्रश्न है, यह महिला 10 वर्षों के लिए ठीक है दिल्ली के मुख्यमंत्री रही हैं। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है ऐसी कौन सी महिला है?
उनका नाम है शीला दीक्षित। क्या नाम है? तो बताइए कि शीला दीक्षित जो है उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने का मौका कितने वर्ष तक का रहा है? 10 वर्ष तक था। ये शीला दीक्षित 10 वर्ष के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है, याद रखिएगा। कहाँ की मुख्यमंत्री रही है? दिल्ली की। बिल्कुल। कौन रही है? शीला दीक्षित। कहाँ पर, किस राज्य में रही है? दिल्ली राज्य में। कितने वर्षों तक रही है? 10 वर्षों के लिए। 10 वर्षों तक रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, ये लोकसभा अध्यक्ष सीपीआई के एक संसद सदस्य हैं। ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, सीपीआई के एक संसद के सदस्य भी रहे हैं। उनका नाम है आपको सोमनाथ चटर्जी। क्या नाम है? सोमनाथ चटर्जी। बिल्कुल। ऐसे कौन से लोकसभा अध्यक्ष जो सीपीआई के एक सदस्य भी रहे हैं? तो उनका नाम है आपको सोमनाथ चटर्जी। बिल्कुल। तो बताइए कि यह जो है किस सदन के अध्यक्ष थे? लोकसभा के। किस सदन के? लोकसभा के। और साथ में सीपीआई के एक संसद सदस्य भी रहे हैं, उनका नाम है सोमनाथ चटर्जी जी। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2008 का बुकर पुरस्कार की विजेता कौन है? ठीक है, 2008 का बुकर पुरस्कार की विजेता जो है, ये इसका आंसर आपको अरविंद अडिगा हो जाएगा। ये प्रश्न आप याद रख सकते हैं। अरविंद अडिगा को कौन सा पुरस्कार मिला है? बुकर पुरस्कार। और इनको कब मिला है बुकर पुरस्कार? 2008 में। तो बताइए कि 2008 का जो बुकर पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था? अरविंद अडिगा को। अरविंद अडिगा को मिला था। आपका अगला प्रश्न है, वह बहुराष्ट्रीय कंपनी जो भारत में जीनी परिवर्तित फसलें लाने का प्रयास कर रही है, तो उस कंपनी का नाम है मोनसेंटो। क्या नाम है? क्या नाम है? मोनसेंटो। बताइए, आप लोग 10वीं क्लास में ये प्रश्न पढ़े थे कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम है टाटा कोका कोको कोला। सही बात है। ये जो है आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम है। तो ठीक उसी तरह से एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम बताना है जो भारत में जीनी परिवर्तित फसलें लाने का प्रयास कर रही है, तो उसका नाम है मोनसेंटो। क्या नाम है? मोनसेंटो। तो ये जो प्रश्न है 37 नंबर, इसको भी आप लोग कट कर देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, ये भी प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है, वह शहर जो वर्ष 2002 में हुई रेलगाड़ी से संबंधित घटना के लिए जाना जाता है। ये जो घटना है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है और यहाँ से 2 चीज़ आप लोग सीखेंगे भी। वर्ष 2002 में रेलगाड़ी से संबंधित घटना के लिए जाना जाता है तो गोधरा। देखिए, गोधरा कांड जो हुआ था ना, बहुत ही खतरनाक कांड था, हिंदू मुस्लिम का कांड था। बात समझ में आ रहा है? ये उस समय लालू जी मुख्यमंत्री थे बिहार के। जितना भी मुसलमान था, बात समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ गोधरा जो है, गोधरा ये आपको गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। और वहाँ पर जब ये घटना हुआ था तो उसके बाद ये तहलका मचा था जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में हुआ था, वाद विवाद। बात समझ में आ रहा है? तो ये गोधरा कांड बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसको जरूर याद रखिएगा, भी कर लीजिए। वो जो ट्रेन थी वो आपको देखिए, इसमें गदर के जैसा बिल्कुल सीन है इसमें। वो ट्रेन आपको मुजफ्फरपुर से साबरमती की तरफ जा रही थी। मुजफ्फरपुर से कहाँ जा रही थी? साबरमती की तरफ जा रही थी और वहीं पर यह घटना आपको हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो वह शहर कौन सा है जो 2002 में हुई रेलगाड़ी से संबंधित घटना के लिए जाना जाता है? तो गोधरा। गोधरा एक शहर है जो कि गुजरात में पड़ता है। बात समझ गए? तो बताइए कि गोधरा कांड कब हुआ? 2002 में। अगला प्रश्न है कि यह अमेरिका में एक लोकप्रिय बातचीत के कार्यक्रम की मेजबान है। अमेरिका में एक लोकप्रिय बातचीत के कार्यक्रम की मेजबान है, कौन है? तो ओपराह विनफ्रे। कौन है? ओपराह विनफ्रे। बिल्कुल। ये जो 39 नंबर प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इस प्रश्न को आप लोग काट देंगे। ठीक है, इसको याद नहीं करना है। अगला प्रश्न है, ओजेड संदर्भित करता है। देखिए, ओजेड जो है किसको संदर्भित करता है? तो यह आपको ऑस्ट्रेलियन को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? ऑस्ट्रेलियन को। चलिए, ओजेड जो है ऑस्ट्रेलियन निवासी को इंगित करता है, डिनोट करता है। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा जो है वो क्या थे? राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध आपको जो है सो पेंटर थे, चित्रकार थे। कौन थे? चित्रकार। बिल्कुल। राजा रवि वर्मा जो है सो एक चित्रकार थे, याद रखिएगा। वो एक पेंटर थे। चित्रकार को अंग्रेजी में हम लोग पेंटर भी कह सकते हैं, कहते हैं, उसका अंग्रेजी ही होता है। चित्रकार का अंग्रेजी क्या होता है? पेंटर। अगला है कि वर्ष 2003 के नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता कौन है? तो अभी जो हम लोग प्रश्न पढ़े थे, 2008 में बुकर पुरस्कार किसे मिला, ये प्रश्न हम आप लोग कटवाए थे, नहीं कटवाए थे, क्योंकि हम जानते थे कि ये प्रश्न कभी भी पूछ सकता है। और देखिए, 2008 में जो परीक्षा हुआ है वो 2003 का प्रश्न पूछा है, इसलिए जो प्रश्न हम कटवा देते हैं उसको आप लोग जरूर निश्चित रूप से काट दीजिए। और जो कहते हैं कि इसको भी करो, समझिए, निश्चित रूप से उसको याद कर लीजिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो बताइए कि अरविंद अडिगा को
अरविंद अडिगा अडिगा को बुकर पुरस्कार कब मिला? 2008 में 2008 में बुकर पुरस्कार की विजेता कौन थे? अरविंद अडिगा। आइए अगला प्रश्न ठीक उसी के जैसे है कि 2003 में नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता कौन थे? 2003 में नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता कौन थे? तो उनका नाम है आपको शिरीन इबादी। क्या नाम है? शिरीन इबादी। फिर से बोलिए। शिरीन इबादी जी को नोबेल पुरस्कार मिला है और वो भी आपको जो है सो 2003 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2008 में किसका रिकॉर्ड तोड़ा? है ना, 2008 ईस्वी में किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो ब्रायन लारा का। किसका रिकॉर्ड तोड़ा? ब्रायन लारा का। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। पता है या नहीं पता है? पता है। अगर यहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि सचिन तेंदुलकर जी जो रिकॉर्ड तोड़े हैं वो किस क्षेत्र में, तो याद रखिएगा कि क्रिकेट में जो है आपको ब्रायन लारा उससे पहले बहुत ज्यादा रन बनाए हुए थे। लेकिन मतलब ब्रायन लारा जो है सचिन तेंदुलकर से पहले अधिकतम रन बनाने वाले प्लेयर थे, लेकिन उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौन? तो सचिन तेंदुलकर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए याद रखिएगा कि सचिन तेंदुलकर ने 2008 में किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? ब्रायन लारा का। और किस क्षेत्र की बात हो रही है? क्रिकेट में किस क्षेत्र की? तो रन बनाने की। रन बनाने में सबसे आगे था 2008 से पहले ब्रायन लारा जी, लेकिन उसके रिकॉर्ड को तोड़ दी सचिन तेंदुलकर जी और वो अपना एक उपाधि भी हासिल कर लिए और उस उपाधि का नाम मास्टर ब्लास्टर था। क्या नाम है? मास्टर ब्लास्टर। अगर आपसे पूछे कि क्रिकेट के क्षेत्र में मास्टर ब्लास्टर किसे कहा गया? सचिन तेंदुलकर को। वेरी गुड। तो आइए सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2008 में किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा। चलिए अगला प्रश्न पर। वेरी गुड। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता है, तो याद रखिएगा राज ठाकरे। देखिए राज ठाकरे जो थे ना वो महाराष्ट्र के आपको महाराष्ट्र के एक सेना के नेता थे, मतलब कमांडर थे। क्या थे? कमांडर। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता है। कौन? तो राज ठाकरे। लेकिन 44 नंबर जो प्रश्न है इसको आप लोग याद नहीं कीजिएगा, ये आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान देश की राजधानी कहाँ है? काबुल। तो याद रखिएगा कि अफगानिस्तान देश की राजधानी जो है वो आपको काबुल है। कहाँ है? काबुल। अफगानिस्तान देश की राजधानी कहाँ है? काबुल। काबुल है। अब आपका अगला प्रश्न है कि इस देश में 60% भूभाग को आल्पस आच्छादित करता है। देखिए आल्पस के बारे में पहले समझिए। आल्पस एक पर्वत का नाम है। किसका नाम है? पर्वत का। यह जो है कितने प्रतिशत भूमि को घेर करके रखता है? तो 60% को घेर के रखता है ना। इस देश में यानी कि किस देश में? तो स्विट्जरलैंड में। किस देश में? स्विट्जरलैंड में जो है 60% भूभाग को आल्पस पर्वत जो है वह आपको छाप करके रखा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपसे पूछेगा कि 60% भूभाग को आल्पस पर्वत किस देश में छेक करके रखा है, छाप करके रखा है? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि शब्द एप्पल इसके संबंध में प्रयुक्त नहीं होता है। मतलब एप्पल शब्द जो है वो किसके संबंध में प्रयुक्त नहीं होता है? तो देखिए शहर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, इसको तो हमको याद ही नहीं करना। हालांकि राइट आंसर इसी का यही है। एप्पल मतलब क्या होता है? आम होता है, सेब होता है, तो सेब एक फल है। तो इसलिए याद रखें कि एप्पल का यूज हम लोग फल के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वहीं एक कंप्यूटर के लिए भी कंप्यूटर एप्पल का आता कि नहीं आता है? उसके लिए। और एक कार का भी एप्पल आता है, मतलब एप्पल का भी कार आता है, एप्पल कंपनी का। इसलिए याद रखिएगा एप्पल का फ़ोन भी आता है। तो इस सब के लिए हम लोग इस सब के बारे में एप्पल का यूज कर सकते हैं, लेकिन शहर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए बताइए कि एप्पल कंपनी जो है उसका हम शब्द का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं? फल के लिए, कार के लिए और कंप्यूटर के लिए और मोबाइल फोन आईफोन के लिए। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला प्रश्न है, नीला रंग जो है इस राष्ट्र के ध्वज पर नहीं है। नीला रंग जो है किस राष्ट्र के झंडा पर नहीं है? तो बांग्लादेश के झंडा पर नहीं है, जबकि इजराइल के झंडा पर है, ग्रीस के झंडा पर है और फिनलैंड के झंडा पर है। तो देखिए नीला रंग किस राष्ट्र के राष्ट्र ध्वज पर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बांग्लादेश। लेकिन आपको इजराइल के झंडा पर, ग्रीस के झंडा पर और फिनलैंड के झंडा पर जो है आपको नीला रंग है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए तो याद रखिएगा कि नीला रंग जो है किस देश के झंडा पर नहीं है? तो बांग्लादेश के झंडा पर नहीं है। जबकि किस किस देश के झंडा पर नीला रंग है? इजराइल के, फिनलैंड के और ग्रीस के। फिर से बोलेगा फटाफट से तेजी बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। चलिए अब जो है आप बताइए कि इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि इजराइल के संसद का नाम है आपको निसेट। क्या नाम है? निसेट नाम है। ठीक है,
या कहीं कहीं पर आपको नेसेट भी देखने को मिलता है, तो आप याद रखिएगा नेसेट या निसेट बात बराबर है, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न है आपका कि यह रंग स्तन कैंसर, है ना, स्तन कैंसर जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है। कौन सा रंग है जो ब्रेस्ट में जो कैंसर होता है महिलाओं को, बात समझ में आ रहा है, तो उसके लिए जो है सो ये जागरूक करता है ये कार्यक्रम। तो गुलाबी रंग, कौन सा रंग? गुलाबी रंग जो है रक्त कैंसर की जागरूकता के लिए यह एक कार्यक्रम चलाया गया। जैसे कि पोलियो बहुत ज़्यादा हो गया था इंडिया में, भारत में, तो पोलियो को भगाने के लिए जैसे नारा दिया ना, 2 बूंद जिंदगी का उपहार, एक दिन और बताए थे आप लोग, तो 2 बूंद जिंदगी का उपहार, ये पोलियो उन्मूलन अभियान चलाया गया। इस अभियान का नाम क्या है? पोलियो उन्मूलन अभियान, जो कि 2 बूंद जिंदगी का उपहार यह नारा दिया। उसी तरह से रक्त कैंसर को जागरूक करने के लिए, है ना, किस रंग के माध्यम से ये आपको प्रोग्राम चलाया था? तो गुलाबी। किस रंग से? गुलाबी। अगला जो प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है अगला है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है 2008 में किसे प्रदान किया? तो याद रखिएगा ले क्लेजियो को। किसको? ले क्लेजियो को। किसको? को। बिल्कुल, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है 2008 में किसे प्रदान किया गया है? ले क्लेजियो को। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को ये सारा 50 प्रश्न जो है तो समझ में आया होगा। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका पहला प्रश्न है